आज जिनसे हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद और पूर्व विधायक और धनगर समाज के वरिष्ठ नेता रामाराव वाटकुते जी हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को भी मेरे तरफ से। सर, आप एक मध्यम वर्ग गरीब परिवार से आते हैं, तो आपका राजनीति में आने का कैसे मन रहा? देखो, पहले तो मैं जब भी स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं अहिल्या देवी का इतिहास पढ़ा था, और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी का इतिहास देखने के बाद मेरी इच्छा हो गई कि समाज के लिए मैं कुछ करूं। तो मैंने विद्यार्थी दशा में ही समाज का काम शुरू कर दिया। समाज का काम बढ़ने के बाद पॉलिटिक्स के लोग देखते हैं कि जिसका समाज में अच्छा काम होता है उसको खींचने का काम करते हैं। इसलिए मेरी इच्छा नहीं थी पॉलिटिक्स में आने की, मगर वहां के कुछ जनरल नेतागण थे, उन्होंने मेरा काम देख के मुझे पॉलिटिक्स में उन्होंने जबरदस्ती लाया बोले तो भी चलेगा। पहली बार मैं सहकारी साकर कारखाने का संचालक बना, जो कि मेरी इच्छा भी नहीं थी, मगर उन्होंने मुझे खड़ा किया। सर, राजनीति में किस पार्टी से आपकी शुरुआत हुई थी और किस सन में हुई थी? वैसा तो राजनीति में मेरी 99 में हो गई थी। मैं पवार साहब का जो विचारधारा थी उनसे जुड़ा था। उसका रीजन भी ये था कि जब पवार साहब सीएम थे तो उन्होंने ग्रामीण लोगों के लिए कुछ खास सहूलतें दी थी, जिसमें एमपीएससी का 10% वेटेज दिया था। वो देख के मैं उनसे प्रभावित हुआ था, और समाज के प्रश्न छोड़ने में वो ग्राउंड लेवल पे सब समाज को साथ में लेके काम करते थे। जब हमारे पास अंबेडकर चळवळ चली तो भी उसको सबको साथ लेते थे। तो उनसे साथ मैं पहले, हमारे मंत्री थे शिवाजीराव शेंडगे जो समाज के थे, उनका कार्यकर्ता बोल के उनके साथ जुड़ा था। इसलिए मैं राष्ट्रवादी में, और हमारे लोकल के नेता एमएलए वरपुड़कर थे, उनके साथ जुड़ा था। सर, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और आपको राज्यसभा सांसद भी पार्टी ने भेजा है, तो फिर जब फिर आप एनसीपी को छोड़ने का रीजन क्या था आपका? जब आपको आपकी जो शरद पवार की जो विचारधारा है, आप बोल रहे कि मैं उस विचारधारा से बहुत अटैच था, तो उसका छोड़, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से बहुत ही डिफरेंट है, तो छोड़ने का रीजन क्या था? सामाजिक लोगों को मदद करने का विचारधारा पवार साहब की अच्छी थी, मगर पवार साहब के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो पुढारी थे, उनकी विचारधारा में और पवार साहब के विचारधारा में फर्क था। उनके विचारधारा में अपने कुटुंब के लोग बढ़ाना, कार्यकर्ता ने खाली काम ही करते रहना, ऐसा उनके जो कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनके नीचे के भी जो लोग हैं, पवार साहब के विचारधारा से उनके लोग जुड़े नहीं थे। खुद का कुटुंब आगे बढ़ाने का काम करते थे, गरीब आदमी को साथ में लेने का काम नहीं करते थे। और जब मैं इनको विधायक बना दिया पवार साहब ने, तो जब बीजेपी के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस थे, इधर मोदी साहब देश के नेता बन गए, मोदी साहब की जो विचारधारा, और अमित शाह जी ने जो 370 हटाते वक्त किए वाला भाषण, तो मुझे वो 5 साल में एहसास हुआ कि अगर देश के लिए कोई पार्टी काम करती है तो बीजेपी है। राष्ट्र प्रथम, बाद में पक्ष, और बाद में खुद का देखना, ये जो विचारधारा है वो विचारधारा से मैं प्रभावित हो गया। और मोदी जी का जो 1419 तक मैं जो काम देखा वो बहुत अच्छा लगा। अमित शाह जी का दिखा, और देवेंद्र जी फडणवीस से जैसा मैं पवार साहब के साथ जुड़ा, उनसे भी अच्छा महाराष्ट्र का डेवलपमेंट देवेंद्र जी फडणवीस कर रहे थे। इसलिए मैं खुद होके 11 महीने की विधायक का राजीनामा लेके बीजेपी में कुछ मांग नहीं करते हुए इलेक्शन के टाइम में उनका प्रचार करने के लिए और बीजेपी सत्ता में आने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ। उस वक्त कोई टिकट नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगने की जरूरत भी नहीं थी, खाली बीजेपी सत्ता में आना चाहिए तो महाराष्ट्र में बदल हो सकता है, देश में बदल हो सकता है। ये विचारधारा मेरे दिल में आ गई, और मैं फिर लोगा ग्राम पंचायत का सदस्य पद भी नहीं छोड़ते, तो मैंने पूरा विधान परिषद के 11 महीने बचे थे, तो मैंने राजीनामा देने के बाद बहुत सारे लोग मुझे सोचने भी लगे कि इतनी बड़ी पोस्ट आपने रिजाइन दिया, मगर विचारधारा के सामने कुछ बड़ा नहीं रहता। पद आएंगे जाएंगे, मगर विचारधारा अपनी जो है उसके साथ आदमी ने जुड़ना चाहिए, तो वैसा मैं जुड़ गया। सर, जब आपने पार्टी छोड़ी तो विपक्ष ने आप पे आरोप लगाया कि
आपने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि आपको व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ लेना था, आप इसलिए बीजेपी में गए। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो मुझे पार्टी ने कहीं ऐसा आरोप दिखा नहीं। शायद आपको दिखा होगा तो बात अलग है, मगर क्योंकि मैंने कोई लाभ लिया नहीं, क्योंकि मैंने कोई पार्टी से कुछ मंगा नहीं, एडजस्टमेंट नहीं किया, मैं आपके पास आ रहा तो मुझे ये दो, क्योंकि बातचीत हुई नहीं, खाली विचारधारा से जुड़ गया। इसलिए मैं 6 साल तो पार्टी में काम करते रहा। तो आरोप लगाने का बात क्या रहता है कि कोई छोड़ के दूसरा पद ले लिया। मैं तो विधायक छोड़ के कार्यकर्ता बोल के काम किया 5-6 साल। उल्टा भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो भी नरेंद्र जी मोदी साहब है, अमित जी शाह है, हमारे बहुत सारे, बहुत जिनको चाणक्य कहते हैं देवेंद्र जी फडणवीस है, और उसके साथ हमारे बावन कोई साहब है, चंद्रकांत दादा पाटिल है। इन्होंने मेरे को अचानक मेरी मांग भी नहीं थी तो राज्यसभा के उच्च हाउस पे मुझे संधि दी ताकि मैं गोर गरीब का काम कर सू। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। तो कोई पद के लिए मैं बीजेपी में गया नहीं, विचारधारा से जब जुड़ा था। तो ऐसा आरोप करने का तो मुझे कहीं किसी ने किया ऐसा लगता नहीं। किसी ने किया होगा तो उसकी वैयक्तिक सोच है, क्योंकि वैसा कुछ है ही नहीं था। आप सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छे महाराष्ट्र में जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने से आपका सामाजिक और राजनीतिक मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, मैं जैसे मैं 99 से आज तक राजनीति में हूं। 70 साल में अगर धनगर समाज का किसी ने विचार किया होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी है। मुझे राज्यसभा दी बोल के नहीं बोलता मैं, इसके पहले किसी को भी राज्यसभा मिली नहीं। महात्मा जी को मिली, पहली बार बीजेपी ने दी। बीजेपी ने आदिवासी का आरक्षण देने की बोले मगर दे नहीं सके, तो आदिवासी को जो सहूलती है महाराष्ट्र में, वो सहूलती हमारे पास लागू किए। अभी मैं देखता हूं कि मैं पूरे देश में घूमता हूं, अभी अभी बहुत सारे राज्यों में राजनीतिक पद जो कोई गरीब आदमी को नहीं देता था, धनगर को नहीं देता था, कहां पार्टी में, अभी तो कल के जो केंद्र की बॉडी हो गई संगठना, उसमें भी हमारे समाज को, नागराज को उपाध्यक्ष बनाया गया। ये पहली बार मैं देख रहा हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी साहब, अमित जी साहब, BL संतोष जी और हमारे पूरे कर्नाटक के मंत्री, जो कि समाज को पहली बार राष्ट्रीय संगठन में किसी ने अगर स्थान दिया होगा तो बीजेपी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल पे संगठन में काम दिया। बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से, वरिष्ठ नेताओं को, ये लिया वाले सब नाम को। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा। इसलिए मैं लोगों को अपील करूंगा कि अगर तुलनात्मक दृष्टया देखे तो बीजेपी ही एक है जो धनगर को अच्छा मान सम्मान दे रही है। सर 2026 में आपको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनने के लिए आपका नाम आगे बढ़ाया, तो आपके सर आपको सूचना कहां से मिली? आपको किसका फोन आया था जैसे राज्यसभा मिली आपको? पहली इंफॉर्मेशन आपको किसने दी? देखो, एक बात है कि मैं राज्यसभा का क्लेम नहीं किया था, मैं राज्यसभा मांगी भी नहीं थी। मेरा काम देख के मुझे एक आध बार विधायक बनाएंगे, क्योंकि मुझे जिलाध्यक्ष बनाए थे, लोकसभा प्रभारी बनाए थे। तो मैं तो एक त्योहार का दिन था, मैं घर में खुशी मना रहा था, वो रंग पंचमी थी। मुझे अचानक से माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि पार्टी ने आपको राज्यसभा में लेने का तय किया है, तो आप पूरे पेपर्स करके बॉम्बे आओ। पहला एक सुखद झटका अगर किसी ने दिया होगा तो उसका नाम है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस। और जब मालूम पड़ा मुझे कि ये माननीय मोदी साहब है, अमित शाह जी है, यहाँ के संगठन मंत्री BL संतोष जी है, शिव प्रकाश जी है, और ये महाराष्ट्र के बावन कोई साहब है, रविंद्र जी चौहान है, इन्होंने सबने मैं उस लायक समझा। तो वो बाद में पता चला, मगर पहली बात में अगर किसी ने दी होंगी तो वह माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने दी है। तो मुझे तो रोना आया उस दिन। उन्होंने जैसा मुझे फोन किया तो मेरे तो सुख के आंसू आ गए। मेरी बीबी देख रही क्या हो गया, तो मैं बोला कुछ नहीं, एक आनंद की बात नहीं है। इतने मेरे दिल में खुशी हो गई। और उसके बाद मैं जो देखता हूं कि पूरे देश में मेरा उज्जैन में सत्कार हो गया, राजस्थान में हो गया, मेरा तिरुपति में हो गया, आंध्रा में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, महाराष्ट्र में तो कम से कम 80 से 90 तक सत्कार पूरे हो गए। बोले तो शपथ लेने के बाद 3 महीने तो मैं पूरे सत्कार लेने में था। इतनी पूरे देश में खुशी हो गई। एक तो वीडियो ऐसा बना था जो मुझे पहचानता नहीं था। मैं जैसा ही शपथ लिया
तो उसने वीडियो डाल दिया कि रामराव ओकुटे जी अपने गडरिया के हैं और सांसद बन गए, ताकि उनको मेरा नाम भी बराबर ठीक से नाम मालूम नहीं था, मगर खुशी इतनी हो गई कि उन्होंने वीडियो करके पूरे देश में फैला दिया। सर आपको राज्यसभा चुनने के बाद आपके प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, तो वो क्षण क्या था आपके लिए? बहुत मेरे जिंदगी में सबसे अच्छा क्षण, और माताजी पिताजी जिस ढंग से बच्चों को समझाते उस ढंग से आपने लोगों की कैसी सेवा करना चाहिए पद मिला बोल के, और उसके बाद अपना खुद का ख्याल स्वास्थ्य कितना रखना चाहिए और आपकी दिनचर्या क्या चाहिए, ऐसा माताजी पिताजी से राष्ट्र का नेता बोल के जो उन्होंने बताया, जो पुढ़ारी बोल के नहीं बताया कि भाई जो मैं नेता हूं इनको कुछ बोली, ऐसा फैमिलियर पहली बार उन्होंने इतना अच्छा हमको संदेश दिया, तो उससे तो हम बहुत प्रभावित हो गए। सर प्रधानमंत्री जी ने क्या आदेश दिया आपको जब आपकी मुलाकात हुई? हमने फोटो देखे थे वो, तो जब आप दोनों सामने बातचीत हो रही थी आपकी, तो क्या उन्होंने आदेश दिया आपको कि किस तरह से काम करना है, कैसे समाज के प्रति जाना है, क्या सजेशन दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, ये आपके दिमाग में उसकी ईगो नहीं आना चाहिए। आपसे भी बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, होशियार हो सकते हैं, मगर आपको ऊपर वाले ने और पार्टी ने मौका दिया है, तो वो जो मौका दिया उसका जो संधि मिली उसका सोना बनाने का काम आपका है। आप ये पद से लोगों की सेवा करो, मिले वाली अच्छी संधि है, और खुद को वर्तमान से जियो, एक पूरा कोई आगे पीछे सोचने के काम मत करो, काम करते रहो, लोगों को न्याय दिलाते रहो, यही संदेश उन्होंने हमको दिया है। सर आप धनगर समाज से आते हैं, और धनगर समाज महाराष्ट्र में 12 से 13% है। जो मैं विधानसभा सीट की बात करूं, कम से कम 72 से 75 विधानसभा सीट हैं जिस पे धनगर समाज का सीधा प्रभाव है, और महाराष्ट्र में धनगर आरक्षण भी एक अपनी सीमा पर है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? देखो, महाराष्ट्र में इसके पहले सबसे ज्यादा 12 विधायक थे, अभी विधायक कम हुए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महाराष्ट्र में विधान परिषद का सभापति धनगर समाज का राम सिंधे जी को बनाया। टिकट भी आज वहां हमारे पडळकर साहब है, नारायण पाटिल है, भरणे मामा को मंत्री बनाया गया है। पहले बार प्रतिनिधित्व सरकार में अगर मिला होगा तो धनगर समाज को मिला, और वो बीजेपी पे सरकार में मिला, ये बहुत बड़ी बात है। सर दीपक जी महाराष्ट्र में धनगर आरक्षण को लेकर बहुत आंदोलन करते हैं, रोडों पर धरना देते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं, तो सरकार अनशन पे बैठते हैं, तो आप भी उस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, तो आपकी स्पष्ट क्या है सरकार के प्रति, आपको क्या सुझाव है कि भाई सरकार उसे सोल्यूशन दे, समाज को आरक्षण दे, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, मैं जब विधायक था उस वक्त भी मैंने विधान परिषद 4 बार, मैं और हमारे दूसरे विधायक थे मेरे सहकारी, उन्होंने इस मुद्दे पे धनगर आरक्षण के मुद्दे पे विधान परिषद हमने 4 बार बंद की थी। ये रिकॉर्ड हो गया, कभी एक आधे मुद्दे पे विधान परिषद 1 या 2 बार बंद हो सकती है, मगर धनगर आरक्षण पे विधान परिषद हमने 4 बार बंद की। सब देश का, हमारे महाराष्ट्र का लोगों का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना में जो धनगढ़ और धनगर दिया, वो धनगढ़ नहीं है, धनगरी है, वो जो शब्द का, मगर कानूनी तौर पे वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बदलना है, तो उसमें जरा दिक्कत आ रही, इसलिए सरकार भी सोच रही है, जब हमारी केस कोर्ट में चल रही है, तो जो भी पुरावे देना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, माननीय देवेंद्र फडणवीस ने पूरा सहायता उसमें की है, और जो भी पेपर्स हमको मिले वो कोर्ट में हमको अच्छा उसका उपयोग होगा, और मुझे खात्री है कि कोर्ट हमारे ये जो आरक्षण के लिए दिलासा देंगे, ताकि सकारात्मक भावना से सरकार हमको वहां मदद कर रही है। तो ये थे महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद रामाराव बाट कुते जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।